नमस्कार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं आपका अपना अजय सर। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में बात करने वाले हम लोग रासायनिक अपक्रिया की आणविकता। तो आइए बात करें हम लोग रासायनिक अपक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की आणविकता, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आणविकता या अणुसंख्यता। तो आणविकता या अणुसंख्यता क्या होता है, इसको हम लोग समझ लें कि किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या के योग को रासायनिक अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो एक बार आप लोग डिफिनेशन नोट कर लीजिए। किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या के योग को उस रासायनिक अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। आइए एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें। जैसे देखा जाए, एक एग्जांपल है NaCl प्लस AgNO3, और जब हम इसकी अपक्रिया दोनों की कराते हैं, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की जब अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम नाइट्रेट से क्रिया कर लेता है और सिल्वर क्लोरीन से, तो क्रिया करके बना लेता है AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो ये रिएक्शन एक बैलेंस रिएक्शन है। बैलेंस रिएक्शन में ये सिल्वर नाइट्रेट कितना है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया 1, और NaCl का कोफिशिएंट कितना है 1। तो ये जो अभिकारक है तो इसके कितने अणु हैं 1, इसका कितना अणु है 1। आणविकता को किसी से प्रदर्शित नहीं करते हैं, फिर भी हम सिंपलिसिटी के लिए इसको m से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पे आणविकता कितनी हो जाएगी, तो आणविकता हम नोट करेंगे, इसकी आणविकता 1 प्लस इसका कितना है 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इस रिएक्शन की आणविकता कितनी है 2, या अणुसंख्यता कितनी है 2, और इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो जिस अपक्रिया की आणविकता 2 होगी उसे हम बोलेंगे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, या बोलेंगे द्विअणुक अपक्रिया हिंदी में। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों का है, अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये इज इक्वल टू होगा SO3। लेकिन यहाँ पर देखिए रिएक्शन को हम बैलेंस करें तो यहाँ पर हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, तो इधर सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 2 6, इधर भी 2 3 6। तो ये एक संतुलित समीकरण है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण में आणविकता कितनी होगी, आणविकता निकाल। इसका कोफिशिएंट कितना है 2 प्लस ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कितना है 1, अगर कुछ नहीं है तो 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो जब आणविकता 3 आएगी तो उसे हम बोलेंगे ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी त्रिअणुक अपक्रिया। क्या बोला जाएगा, त्रिअणुक अपक्रिया, ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए स्टूडेंट्स, अगला हम लोग बात करें N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 अमोनियम। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई जाएगी तो क्या बनता है अमोनियम। यहाँ पे मैं रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आणविकता निकालना सिखा रहा हूँ। तब देखिए आणविकता कितनी हो जाएगी, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट कितना है 1 प्लस हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 4, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी 4। इसे बोलेंगे टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते चलते हैं। तो आप याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन इस तरह से है जिसकी आणविकता 2 है तो उसे बोलेंगे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। आइए फोर्थ एग्जांपल देखा जाए। फोर्थ एग्जांपल है 2CO प्लस
O2 इज इक्वल टू क्या होगा 2CO3। क्लियर। अब जरा आप देखें यहाँ पे 2CO प्लस O2 इज इक्वल टू 2CO3 है, तो यहाँ पे देखिए कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2 प्लस ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट क्या है कुछ नहीं है तो 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो जब 3 है तो इसको बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, त्रिअणुक अपक्रिया। क्लियर। टेट्रा मॉलिक्यूलर बोलेंगे चार अणुक अपक्रिया, त्रिअणुक अपक्रिया, द्विअणुक अपक्रिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं। अगर हम लोग इस तरह से कोई और रिएक्शन देख लें, जैसे फिफ्थ है 2NH3, ये वाला रिएक्शन जो आप देख रहे हैं, मैं इसी को उल्टा लिख रहा हूं, रिवर्स। 2NH3 इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा N2 प्लस 3H2 में। तो अब जो ये अमोनिया है ये रिएक्टेंट का काम करेगा, तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 2। तो अब मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, इससे बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, द्विअणुक अपक्रिया। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं आप लोगों को कि आणविकता निकालते कैसे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन एग्जांपलों से आणविकता निकालने का आपको ढंग हो गया होगा। तो आणविकता क्या होता है, आपने डेफिनेशन नोट किया कि यदि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्याओं के योग को अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। आणविकता को हम किसी से लिखते नहीं है, मगर सहूलियत के लिए हम लोग यहाँ पर एम सिंबल बना लिए हैं कि बार बार हमें आणविकता और अणुसंख्यता ये सब लिखना ना पड़े, तो इसके लिए मैंने ऐसा कर रखा है। मैंने एक एग्जांपल लिया है NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3। यहाँ पर मैंने आणविकता बताया कितना है 2। अगर जिस अपक्रिया की आणविकता 2 होगी उससे बोलेंगे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिस अपक्रिया की आणविकता 3 होगी उससे बोलेंगे हम लोग ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिस अपक्रिया की आणविकता 4 होगी उससे बोलेंगे टेट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, और जिस अपक्रिया की आणविकता 1 होगी उससे बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर है? यहाँ तक आप लोग नोट करें, उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताऊं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखें, पांचवा। तो पांचवा एग्जांपल क्या है कि जैसे अगर हम लोग देखें CH3 COO C2H5, इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें, हाइड्रोलिसिस मतलब जल से रिएक्शन करा दें। अगर हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, अम्ल की उपस्थिति में। अगर हम इसका अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो देखिए क्रिया क्या होगी। तो इसका ये वाला पार्ट जो होगा CH3CO इसके OH के साथ क्रिया कर लेगा, और जो इसका H होगा ये C2H5O के साथ क्रिया कर लेगा। क्लियर? तो बन क्या जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपका CH3 COOH एसिटिक एसिड, और इधर बन जाएगा C2H5OH एथिल एल्कोहल। क्लियर? तो अब हम देखें इसकी आणविकता कितनी है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, और जल का भी कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी M = 1 + 1 = 2। तो इस तरह से इसकी आणविकता 2 है, तो इस रिएक्शन का नाम होगा द्विअणुक अपक्रिया, या हम लोग इंग्लिश में बोले बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक और रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं, देखें। जैसे मान लीजिए रिएक्शन है 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको हम ब्रेक करें, ये ब्रेक होता है H2 + I2 में। तो यहां से देखें इसका कोएफिशिएंट, ये अभिकारक है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा 2, इसका कोएफिशिएंट 2 होगा, तो M = 2, और आणविकता 2 होगी, आणविकता 2 होगा तो कौन सा रिएक्शन, द्विअणुक अपक्रिया, यानी बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, द्विअणुक अपक्रिया। एक और रिएक्शन देखा जाए, अगर जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं कोई रिएक्शन 2N2O5, इसको ब्रेक करेंगे हम लोग तो क्या देगा हम लोगों को, तो मिलेगा हम लोगों को 2N2O5 को ब्रेक करेंगे तो मिलेगा 4NO2 प्लस, तो 4NO2। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितना है 4, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ पे 4 दूनी 8, अभी 2 ऑक्सीजन बचा है तो हम लोग क्या लिखेंगे O2। क्लियर? तो इस तरह से हम अगर 2N2O5 को ब्रेक करेंगे तो
4NO2 और प्लस O2 में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर N2O5 का कोफिशिएंट क्या है 2, तो आणविकता क्या होगी 2, इसलिए अगर आणविकता 2 है तो हम इसे बोलेंगे बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, द्विअणुक अपक्रिया। तो अब बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए कि अगर किसी भी रासायनिक अपक्रिया की आणविकता 2 है तो उसे द्विअणुक अपक्रिया, किसी रासायनिक अपक्रिया की आणविकता 3 है तो उसे त्रिअणुक अपक्रिया हम लोग बुलाते हैं। क्लियर है? इसके अलावा और भी रिएक्शन है, जैसे देख लें अगला है 2NO2 प्लस O2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2NO2 नहीं बल्कि 2NO रहेगा, 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2NO2। क्लियर? यहां पर रिएक्शन को देखें आप तो 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन अंदर बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन 4, 2 दूनी 4 बैलेंस है। तो यहां पर आणविकता निकालें कितना आएगा, देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है 2 प्लस इसका कोफिशिएंट 1, तो टोटल कितना हो गया 3। अब आणविकता 3 है तो इसे क्या बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, त्रिअणुक अपक्रिया। ठीक है? इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, देखिए तो एक और एग्जांपल में देखा जाए NH4NO2, अगर हम NH4NO2 को ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए किसमें ब्रेक होगा ये ब्रेक होता है N2 प्लस 2H2O में। पहले आप चेक करें रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, या नाइट्रोजन 1 1 2 इधर 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 बैलेंस है। तो इस तरह से इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, तो इस NH4NO2 का कोफिशिएंट कितना है 1, इसकी आणविकता हो गई 1 और आणविकता 1 हो गई जिसे बोला जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक अणुक अभिक्रिया। ठीक है? तो इसको आप नोट करेंगे, फिर मैं आगे आपको और आणविकता के बारे में बात बताता हूं। ठीक है? तब तक मैं इसको मिटा दूं। तो आगे हम लोग बात करें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात हो रही थी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की आणविकता। सबसे पहली बात आ जाए, अपक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती है, यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन नेवर जीरो। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन नेवर जीरो, यानी किसी भी अपक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती है, आप याद रखिए। इसके अलावा अपक्रिया की आणविकता शून्य नहीं होती है, और दूसरी बात क्या है, अपक्रिया की आणविकता शून्य भी नहीं होगी, और साथ ही साथ क्या है कि यह नेवर फ्रैक्शनल नंबर, नेवर फ्रैक्शनल नंबर, यह कभी कोई भिन्नात्मक संख्या नहीं होती है। नेवर फ्रैक्शनल नंबर, कभी कोई भिन्नात्मक संख्या नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि अपक्रिया की आणविकता 1/2 लिख दिया जाए, 3/2 आ जाए, 5/3 आ जाए एंड सो ऑन। इस तरह से कभी भी अपक्रिया की आणविकता नहीं होती है। क्लियर? अपक्रिया की आणविकता हमेशा एक पूर्ण गुणांक के रूप में रहती है। अपक्रिया की आणविकता कभी भी नेवर फ्रैक्शनल नंबर, कभी भी भिन्नात्मक संख्या नहीं होती है। तीसरी बात जाने अपक्रिया की आणविकता के बारे में, अपक्रिया की आणविकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, नेवर नेगेटिव नंबर, नेवर नेगेटिव नंबर, यानी कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती। ऋणात्मक संख्या का मतलब कभी -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इस तरह की चीजें नहीं होती। क्लियर? तो अपक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती है, अपक्रिया की आणविकता कभी भिन्नात्मक संख्या नहीं होती है, और अपक्रिया की आणविकता कभी ऋणात्मक नहीं होती। क्लियर? अपक्रिया की आणविकता होती क्या है, तो अपक्रिया की आणविकता होती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन always a positive whole number, always a positive whole number। अपक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है,
पूर्ण संख्या का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर? तो अक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होगी। अक्रिया की आणविकता कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अक्रिया की आणविकता कभी भिन्नात्मक संख्या नहीं होती है। अक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती है। क्लियर? इसके अलावा एक और आपको बात बताएं, जैसे आप ध्यान दें, मैंने कहा कि अक्रिया की आणविकता कभी भिन्नात्मक नहीं होती है। तो कभी कभी आप कोई ऐसा एग्जांपल मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स इज इक्वल टू हमें क्या देगा SO3। बिल्कुल सही है, रिएक्शन भी बैलेंस है। अब आप यहां पे देखेंगे कि SO2 का कोफिशिएंट कितना है 1। तो आप कहेंगे सर आणविकता निकालते कैसे हैं? अभिकारकों के गुणांकों का योग करके। तो यहाँ इसका गुणांक कितना है 1 प्लस O2 का गुणांक कितना है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 में +1 ऐड करेंगे तो आएगा ओवरऑल 3/2। तो यहाँ पर आणविकता क्या रही 3/2। तो आणविकता फ्रैक्शनल में आ रही है, भिन्नात्मक संख्या है। और यहाँ मैं कंसेप्ट में बता रहा हूँ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कभी भिन्नात्मक नहीं होती है, कभी भिन्नात्मक नहीं होती है। मगर फिर भी किसी केस में अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता भिन्नात्मक आती है तो ऐसी स्थिति में आपको केवल नॉमिनेटर को लेना है और डिनोमिनेटर को क्या करना है छोड़ देना है। तो अगर 3/2 आया तो 3 को लेना है, 2 को छोड़ देना है। 1/2 आया तो 1 को लेना है, 2 को छोड़ देना है। तो अगर कभी किसी रिएक्शन की आणविकता भिन्नात्मक में आए तो ऊपर हमें नॉमिनेटर को लेना है और डिनोमिनेटर को छोड़ देना है। क्लियर? ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा और भी कुछ बातें जानना है अक्रिया की आणविकता के बारे में। अक्रिया की आणविकता के बारे में एक और छोटी सी बात है, मैं उसको बता दूं। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन इज ए थ्योरेटिकल कांसेप्ट। ये कैसा होता है? ये एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे कि ये एक कैसा कांसेप्ट है, थ्योरेटिकल कांसेप्ट। ठीक है, तो यहां तक आप याद रखें। तो अक्रिया की आणविकता के बारे में मैंने इतनी बातें बताई। अक्रिया की आणविकता का वास्तविक डिफिनेशन जो होता है वो होता है कोलिजन थ्योरी के आधार पर। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्लियर?